नमस्कार। चलिए आज ये समझते हैं कि आधुनिक भारत में एक सरकारी नौकरी पाने के लिए किस तरह के ज्ञान को जरूरी माना जाता है। तो ये जानने के लिए हम भारत के एक बहुत बड़ी सरकारी परीक्षा आरआरबी ग्रुप डी के सवालों पर नजर डालने वाले हैं। चलिए इन सवालों से ये पता लगाते हैं कि एक देश अपने लोगों से क्या जानने की उम्मीद करता है और ये हमारी दुनिया के बारे में क्या बताता है। तो हम देखेंगे भारत की ग्लोबल रैंकिंग्स, फिर बात करेंगे टेक्नोलॉजी और देश की बड़ी योजनाओं की। इसके बाद रोजमर्रा की फिजिक्स और बायोलॉजी पर भी नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए ये देखते हैं कि इस एग्जाम में दुनिया भर में भारत की जगह को लेकर किस तरह के सवाल पूछे गए। देखिए, एग्जाम में एनवायरनमेंट को लेकर जागरूकता पर जोर दिया गया है। सवाल था कि ताजा एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है। और वहीं दूसरी तरफ सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बल्कि नागरिक आजादी जैसे मुद्दे भी शामिल थे, जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो ये काफी दिलचस्प है ना कि एक तरफ एनवायरनमेंट और दूसरी तरफ सिविक फ्रीडम, दोनों को ही जरूरी ज्ञान माना जा रहा है। और हाँ, बात करें अगर स्पोर्ट्स की, तो परीक्षा के सवालों से यह भी पता चला कि 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को कोई मेडल नहीं मिला, जबकि अमेरिका सबसे आगे रहा। तो दुनिया में भारत की जगह देखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश के अंदरूनी मामलों, मतलब टेक्नोलॉजी और नेशनल लेवल की योजनाओं पर किस तरह के सवाल थे। एक अहम सवाल था आकाशतीर सिस्टम के बारे में, जो भारत के डिफेंस को मॉडर्न बनाने में एक बहुत बड़ा कदम है। और बात सिर्फ डिफेंस तक ही नहीं रुकी। एग्जाम में अमेरिका के साथ हुई टाइगर ट्रायम्फ मिलिट्री एक्सरसाइज, आईआईटी हैदराबाद के 6G टेक्नोलॉजी पर काम, मछली उत्पादन में भारत का दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचना और यहां तक कि भारतीय मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने जैसी बातें भी पूछी गई हैं। मतलब एक बहुत बड़े दायरे को कवर किया गया है। पैसों की समझ को भी परखा गया। पूछा गया कि साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बजट में कितने पैसे दिए गए हैं। तो देश की पॉलिसी से हटकर अब आते हैं उन बेसिक नियमों पर जो हमारी फिजिकल दुनिया को चलाते हैं। फिजिक्स के बहुत से सवालों के मूल में था न्यूटन का दूसरा नियम। ये दिखाता है कि सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि उसे असल जिंदगी की प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करने की समझ कितनी जरूरी है। जैसे एक सवाल था कि अगर फोर्स को 3 गुना कर दें और मास यानी वजन को आधा, तो एक्सेलरेशन पर क्या असर पड़ेगा। जवाब आसान है, वो 6 गुना हो जाएगा। ये सीधा सीधा दिखाता है कि फॉर्मूले का एप्लीकेशन कितना जरूरी है। एक और सवाल था मिरर फॉर्मूला पर। यह ऑप्टिक्स का एक बहुत ही बेसिक और जरूरी कॉन्सेप्ट है, जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों तरह के मिरर पर लागू होता है। तो जब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया गया तो इमेज की सही पोजीशन निकली -60 सेंटीमीटर। यहां ये जो माइनस का साइन है वो ये बताता है कि इमेज असली है और उल्टी बनी है। तो फिजिक्स के नियमों से अब आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी की तरफ, यानी जीवन के कोड को समझने पर भी इस एग्जाम में बराबर का जोर दिया गया। एग्जाम में पौधों के टिश्यूज जैसे फ्लोएम और जाइलम के बीच का फर्क पूछा गया। मतलब वो कैसे काम करते हैं और उनमें खाना पानी किस दिशा में जाता है, इस आधार पर। अब पौधों से आते हैं इंसानों पर। ह्यूमन बायोलॉजी में एक बहुत ही बेसिक सवाल था कि बच्चे का लिंग कैसे तय होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चे को पिता से या तो X क्रोमोसोम मिलता है या Y। इसीलिए लड़का होने की संभावना हमेशा 50% ही रहती है। तो हमने ग्लोबल रैंकिंग्स देखी, देश की योजनाएं भी जानी और साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझा। तो इन सारे सवालों को देखने के बाद हम आखिर कह क्या सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए, ये एग्जाम कुछ खास बातों पर जोर देता है। पहली, ग्लोबल अवेयरनेस, यानी दुनिया में भारत कहां खड़ा है ये पता हो। दूसरी, नेशनल प्रायोरिटीज, मतलब देश में रक्षा, तकनीक और अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है इसकी समझ हो। तीसरी, साइंटिफिक सोच, यानी फिजिक्स के बेसिक नियमों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकें। और चौथी, बायोलॉजी की नींव, यानी पौधों और इंसानी जीवन के मूल सिद्धांत पता हों। ये जो जानकारी है ये आज की दुनिया की जटिलता को दिखाती है। जैसा कि F. स्कॉट फिट्जजेरल्ड ने कहा था, एक बेहतरीन दिमाग की पहचान यही है कि वो 2 विरोधी विचारों को एक साथ मन में रख सके और फिर काम कर सके। सोचिए, एक तरफ पर्यावरण में भारत की रैंकिंग एक चुनौती है, तो दूसरी तरफ रक्षा और तकनीक में हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। इन दोनों बातों को एक साथ समझना, यही तो आज की जरूरत है।
तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर आज सरकारी नौकरी के लिए ये सब जानना जरूरी है, तो ये एक देश के तौर पर हमारे आने वाले कल की चुनौतियों और सपनों के बारे में क्या बताता है? नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास 15 दिसंबर 2025 को हुई आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। अब देखिए, हम यहाँ सिर्फ जवाबों की लिस्ट नहीं बनाने वाले, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सवालों के जरिए आखिर किस तरह का उम्मीदवार ढूंढा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक पेपर का विश्लेषण नहीं है, ये एक तरह से माइंडसेट को डिकोड करने की कोशिश है। और पहली नजर में ये साफ हो जाता है कि परीक्षक की दिलचस्पी सिर्फ किताबी ज्ञान में नहीं है। हाँ, सवाल समसामयिक घटनाओं पर है, वैश्विक सूचकांकों पर है और विज्ञान के व्यावहारिक उपयोग पर जोर दे रहे हैं। ये एक बहुत दिलचस्प पैटर्न है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान से। मुझे सवालों को देखकर ऐसा लगा कि परीक्षक जानना चाहते हैं कि उम्मीदवार भारत को दुनिया के नक्शे पर कहाँ देखता है। जैसे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 पर एक सवाल था। हाँ, भारत की रैंक पूछी गई थी। क्या रैंक थी? भारत 5वां सबसे प्रदूषित देश था और पहले स्थान पर चार्ट था। और देखिए, इसी से जुड़ा एक और सवाल था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पर। अच्छा, उसमें पहला स्थान किसका था? नॉर्वे का। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भी भारत की रैंक का पता होना जरूरी था, जो कि थी 151वीं। तो देखिए, दोनों सवालों में एक चीज कॉमन है, वैश्विक मानकों पर भारत की स्थिति। बिल्कुल, चाहे वो पर्यावरण हो या फिर लोकतंत्र के स्तर में, उम्मीदवार को जागरूक रहना होगा। मतलब सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं कि देश में क्या हो रहा है, बल्कि ये भी कि दुनिया भारत को कैसे देख रही है। अच्छा, अब देश के अंदर की बात करें तो तकनीक और गवर्नेंस के मेल पर भी सवाल थे। जैसे किस राज्य ने राशन बांटने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया? ये करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। ये सवाल दिखाता है कि परीक्षक की नजर जमीनी स्तर पर हो रहे तकनीकी बदलावों पर है। और इसी तरह का एक और सवाल था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 पर। हाँ, उसमें पूछा गया था कि किस राज्य ने पुलिस बल और न्यायपालिका में SC, ST, OBC आरक्षण कोटा पूरी तरह से लागू किया है। ये तो काफी गहरा सवाल है। और इसका जवाब था एकमात्र राज्य कर्नाटक। ये सवाल सामाजिक न्याय और प्रशासनिक सुधारों जैसे संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर उम्मीदवार की पकड़ को जांचता है। तो मतलब गवर्नेंस में हो रहे नए प्रयोगों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और तकनीक की बात चल ही रही है तो रक्षा क्षेत्र से भी एक सवाल था, आकाश तीर क्या है? आकाश तीर ये भारत की पूरी तरह से स्वदेशी स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली है। इसमें स्वदेशी और स्वचालित ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ना? हाँ, यही सवाल का सार है। ये दिखाता है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिक तकनीक पर कितना जोर है। इसे बनाया किसने है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने। अच्छा, अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक सवाल मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। ये आमतौर पर पूछे जाने वाले GDP या खेती से हटकर था। सवाल था 2024-25 में भारत का कुल मत्स्य उत्पादन कितना था? 195 लाख टन। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था पर सरकार के बढ़ते फोकस को दिखाता है। और हम दुनिया में कौन से नंबर पर हैं इस मामले में? चीन के बाद दूसरे। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। तो ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिस पर सवाल आ रहे हैं। और नियुक्तियों से भी एक सवाल था। हाँ, जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका जवाब क्या था? S महेंद्र देव। ये सीधी जानकारी वाला सवाल है लेकिन जरूरी है। मुझे राजनीति वाला सवाल बड़ा चालाकी भरा लगा। कौन सा? जिसमें पूछा गया था कि जुलाई 2025 तक दिए गए विकल्पों में से कौन मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, ये सिर्फ याददाश्त नहीं बल्कि एलिमिनेट करने की क्षमता का भी टेस्ट है। बिल्कुल, नहीं शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी था। और सही जवाब था चंद्रकांत शेखर। बाकी 3 विकल्प भजन लाल शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा और चंद्रबाबू नायडू उस समय मुख्यमंत्री थे। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलते हैं। IMF की 2025 की स्प्रिंग मीटिंग कहाँ हुई? वॉशिंगटन DC में। ये एक स्टैंडर्ड सवाल है जो दिखाता है कि IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाओं पर नजर रखनी होगी। और एक युद्धाभ्यास पर भी सवाल था, टाइगर ट्रायम्फ 2025। हाँ, ये काकीनाडा तट पर हुआ था। ये भारत और अमेरिका के बीच का अभ्यास है, सही है? सही है। और ये एक त्रिसेवा अभ्यास था। त्रिसेवा मतलब इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों शामिल थी। ये आधुनिक युद्ध की तैयारी में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को परखने का एक बड़ा मंच है। चलिए अब अखाड़े और मैदान की तरफ चलते हैं। खेल जगत से भी काफी सवाल थे।
और एक सवाल ने तो मुझे भी चौंका दिया। पहला ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ? सऊदी अरब के रियाद में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि ये दिखाता है कि खेल की परिभाषा अब बदल रही है। ई स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा उद्योग है और परीक्षा में इसका आना एक बड़ा संकेत है। और पारंपरिक खेलों से अर्जुन पुरस्कार विजेता स्वीटी बूरा पर एक सवाल था, वो कौन सा खेल खेलती हैं? मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग। मुझे लगता है इस तरह के सवाल सिर्फ खेल की जानकारी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानित खिलाड़ियों के प्रति जागरूकता को भी परखते हैं। और हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, उन्हें कैसे भूल सकते हैं? ऑस्ट्रेवा गोल्डन स्पाइक 2025 में गोल्ड जीतने के लिए उन्होंने कितनी दूर भाला फेंका था? 85.29 मीटर। देखिए, अब सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि कौन जीता, बल्कि उनके प्रदर्शन की बारीकियों पर भी ध्यान देना जरूरी हो गया है। बिल्कुल, खासकर नीरज चोपड़ा जैसे बड़े एथलीट की बात हो तो। खेलों से आखिरी सवाल, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका पर था। हाँ, पहले नंबर पर कौन सा देश था? कौन था? अमेरिका, जिसने कुल 26 पदक जीते। और भारत? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस चैंपियनशिप में भारत ने कोई पदक नहीं जीता था। ओहो, तो ये सवाल न सिर्फ विजेताओं के बारे में है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत के प्रदर्शन का एक यथार्थवादी मूल्यांकन करने की क्षमता को भी परखता है। सही बात है। तो हमने देखा कि करंट अफेयर्स में तकनीक और वैश्विक रैंकिंग से जुड़े सवाल थे। अब देखते हैं कि विज्ञान के मूल सिद्धांतों में परीक्षक कितनी गहराई तक गए। यहाँ से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि समझ का खेल था। और विज्ञान की शुरुआत जीव विज्ञान से हुई, जो तुलनात्मक रूप से सीधी थी। जैसे एक सवाल था कि शुक्राणुओं को पोषण कौन सी ग्रंथियां देती हैं? जवाब है सेमिनाइल, वेसिकल और प्रोस्टेट ग्रंथि। ये मानव शरीर क्रिया विज्ञान का एक मूलभूत तथ्य है। एक और सवाल था कि कौन सी मछली समुद्री नहीं है? हाँ, और सही जवाब था रोहू। ये मीठे पानी की मछली है। में परिवहन करता है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों का जवाब एक ही था, फ्लोएम। अच्छा। हाँ, फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है जो भोजन को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। और क्योंकि भोजन की जरूरत जड़ों को भी होती है और ऊपर के तनों फलों को भी, इसलिए यह परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम के विपरीत। बिल्कुल, जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर पानी ले जाता है। आनुवांशिकी पर भी एक क्लासिक सवाल था। हाँ, पिता से XY और माता से XX गुणसूत्र मिलने पर लड़के होने की संभावना 50%। 50%। ये बहुत ही मौलिक सिद्धांत है। ठीक है, तो जीव विज्ञान मुख्य रूप से मूलभूत अवधारणाओं पर था, लेकिन भौतिकी, यहाँ तो परीक्षक ने कैलकुलेटर निकलवा ही दिए। ऐसा लगा कि वो गति और बिजली के सिद्धांतों को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्सुक थे। हाँ, और यहाँ सिर्फ फॉर्मूला याद होना काफी नहीं था, उसे सही तरीके से लागू करना भी जरूरी था। पहला सवाल गति का था। एक पत्थर को 12 ms के वेग से ऊपर फेंका दिया, 1 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी? सबसे जरूरी था ये समझना कि पत्थर ऊपर जा रहा है और गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच रहा है। इसलिए गति के समीकरण में त्वरण A का मान -9.8 होगा। V = UGT वाला फॉर्मूला? बिल्कुल। मान रखने पर जवाब आता है 2.2 ms, यानी 1 सेकंड बाद भी पत्थर ऊपर ही जा रहा था। वो माइनस का निशान ही इस सवाल की जान था। अगला सवाल न्यूटन के दूसरे नियम पर था, लेकिन थोड़ा घुमाकर। यदि किसी वस्तु पर बल 3 गुना कर दिया जाए और द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, तो त्वरण कितना हो जाएगा? ये सवाल कॉमन सेंस को थोड़ा चैलेंज करता है। नियम है A = Fm। नई स्थिति में नया बल 3F है और नया द्रव्यमान m/2 है, तो नया त्वरण होगा 3F को m/2 से भाग देने पर, जो बन जाता है 6 गुना। हाँ, 6 गुना। नया त्वरण मूल त्वरण का 6 गुना हो जाएगा। 6 गुना? ये सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है। ये आधा द्रव्यमान इतना बड़ा फर्क कैसे डाल देता है? यही तो भौतिकी का जादू है। द्रव्यमान कम करने से वस्तु को गति देना बहुत आसान हो जाता है। तो बल बढ़ाने का असर और द्रव्यमान घटाने का असर दोनों मिलकर त्वरण को 6 गुना बढ़ा देते हैं। प्रकाश से भी एक सवाल था अवतल दर्पण पर। हाँ, फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी -30 सेंटीमीटर दी गई थी। इसमें तो सीधा सीधा दर्पण सूत्र लगना था। बिल्कुल। 1F = 1V + 1U। इसे हल करने पर प्रतिबिंब की दूरी -60 सेंटीमीटर आती है। और बिजली से भी एक सवाल था प्रतिरोधों पर। 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध। समानांतर क्रम का सूत्र है 1Req = 1R1 + 1R2 + 1R3। मान रखने पर, इसे हल करने पर 12 आता है, तो तुल्य प्रतिरोध हुआ 2 ओम, जो कि सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम है। हाँ, ये समानांतर क्रम की खासियत है।
आखिर में रसायन विज्ञान से भी कुछ सीधे सवाल थे, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। जब हम जिप्सम को 100-120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वो अपने पानी के कुछ अणु खो देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। बहुत सरल प्रक्रिया है। और एक सवाल IUPAC नामकरण पर था, 3 कार्बन परमाणुओं और -OH समूह वाले यौगिक का नाम। 3 कार्बन का मतलब प्रोप और OH समूह के लिए ऑल, तो बन गया प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। तो इन सभी सवालों को एक साथ देखने के बाद बड़ी तस्वीर क्या उभरती है, क्या पैटर्न है? देखिए, 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला, उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह वाकिफ हो। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति, नई तकनीक, इन सब की जानकारी रखता हो। दूसरा, उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी विज्ञान की नींव मजबूत हो, खासकर भौतिकी में। सिर्फ फॉर्मूले रटना काफी नहीं है, उन्हें वास्तविक समस्याओं पर लागू करने की क्षमता होनी चाहिए। और तीसरा, विस्तार पर ध्यान देना, सवाल में नहीं शब्द पर गौर करना, माइनस साइन का सही इस्तेमाल करना। ये सब दिखाता है कि उन्हें एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो सावधान, सटीक और तार्किक हो। कुल मिलाकर ये पेपर एक ऐसे उम्मीदवार की तस्वीर बनाता है जो सिर्फ एक किताबी कीड़ा नहीं बल्कि एक जागरूक, तार्किक और समस्या समाधान की क्षमता रखने वाला व्यक्ति है। इसका मतलब साफ है कि तैयारी का तरीका अब बदलना होगा। बिल्कुल, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, उनके पीछे के क्यों और कैसे को समझना होगा। आज के इस विश्लेषण के बाद एक सवाल मेरे मन में भी घूम रहा है। वो ये कि जिस तरह से इन परीक्षाओं में भौतिकी के संख्यात्मक प्रश्नों और विश्लेषणात्मक करंट अफेयर्स पे जोर दिया जा रहा है, क्या ये इस बात का संकेत है कि भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिकाओं के लिए, चाहे वो तकनीकी हो या गैर तकनीकी, सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय व्यवहारिक समस्या समाधान कौशल को ज्यादा महत्व दिया जाएगा? इस पर विचार किया जा सकता है।